हेलो बच्चों, कक्षा 9 के विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हम स्वागत करते हैं। अपने विज्ञान के पाठ्यक्रम में हम 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं, खाद्य संसाधनों में सुधार। और जो खाद्य के संसाधन हमारे होते हैं, पशुधन और फसलें, उनमें कैसे हम सुधार करें, यही हमें इस अध्याय में अध्ययन करना है। और इसके क्रम में हम अभी तक यह पढ़ चुके हैं कि फसल उत्पादन में उन्नति कैसे करना है, और इसके लिए 3 जो स्तर होते हैं कि फसल की किस्मों का चयन करना, और उसके बाद फसल उत्पाद प्रबंधन, और तीसरा है फसल सुरक्षा प्रबंधन। तो पहला स्तर हमने पढ़ लिया है कि कैसे हम अच्छी नस्ल की बीजों का चयन करते हैं और कैसे उसका उपयोग करते हैं परिस्थिति के अनुसार। आज उसके बाद पढ़ा जा रहा है कि फसल उत्पाद का प्रबंधन कैसे किया जाए। जो फसल उत्पाद होता है उसको हम कैसे उत्पन्न करें अपनी फसलें, इसके बारे में इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं इस स्तर में। और इसमें 2 चीज़ों का प्रबंधन करना होता है। एक होता है उनके लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं फसलों के लिए, उसका प्रबंधन करना। उसमें खाद और उर्वरक होते हैं और साथ में सिंचाई होती है। और दूसरा फसल पैटर्न होता है। और उसके बाद फसल सुरक्षा प्रबंध होता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे कि खाद्य संसाधनों में सुधार की कड़ी में फसल उत्पाद प्रबंधन में जो फसल पैटर्न होता है, खाद और उर्वरक के बारे में हमने पिछले अध्याय में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फसल पैटर्न को अपना करके कैसे हम फसल उत्पाद प्रबंधन कर सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि फसल सुरक्षा प्रबंध क्या होता है और कैसे उसको हम करते हैं। तो फसल पैटर्न क्या होता है, पहले इसको जान लें। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की अनेक विधियों का हम उपयोग करते हैं। इसमें से मिश्रित फसल में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में जब उगाया जाता है तो उसे हम मिश्रित फसल कहते हैं। जैसे कि गेहूं के साथ चना बो दिया जाता है, गेहूं के साथ सरसों बो दिया जाता है, या मूंगफली और सूरजमुखी को एक साथ बो दिया जाता है। इससे जो हानि होने की संभावना होती है वह कम हो जाती है, क्योंकि एक फसल के नष्ट हो जाने पर भी जो फसल उत्पादन है, दूसरी फसल जो है वह हमें प्राप्त हो जाती है, या उसके प्राप्त होने की आशा हमें बनी रहती है। अंतरा फसलीकरण में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही साथ में, ये फसल पैटर्न है विभिन्न प्रकार के। मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण, तो यह कैसे किया जाता है, क्या लाभ हैं इसके, यही हमें समझना है। तो अंतरा फसलीकरण में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में एक निर्दिष्ट पैटर्न में पर उगाया जाता है। और कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल और उसके एकांतर पंक्ति लाइन में दूसरी प्रकार की फसल को हम उगाते हैं। इसका उदाहरण जो है वह है सोयाबीन, मक्का या बाजरा और लोबिया। फसल का चुनाव जो अंतरा फसलीकरण होता है उसमें इस तरह किया जाता है कि उनकी जो पोषक तत्व की आवश्यकताएं हैं वह अलग अलग हों। जैसे एक फसल किसी दूसरे पोषक तत्व की अधिक मात्रा का प्रयोग करती हो, दूसरी फसल दूसरे पोषक तत्व की अधिक मात्रा की आवश्यकता महसूस करती हो, तो इस तरह अलग अलग पोषक तत्वों पर निर्भर रहने वाली हम फसलों का हम चयन अंतरा फसलीकरण में करते हैं, जिससे कि जो पोषकों का उपयोग है वह अधिकतम हो सके। इस विधि में पीड़क व रोगों के एक प्रकार की फसल के सभी पौधों को फैलने से रोका जा सकता है। जैसे किसी एक प्रकार की फसल में जो कीड़े हैं वह अंतरा फसलीकरण होने के कारण बीच में दूसरी फसल पड़ जाती है, तो दूसरी लाइन वाली जो फसल है उसी तरह के पौधे की उसमें वह नहीं फैलते हैं। तो इस प्रकार दोनों फसलों से हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसी खेत में क्रमवार या पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। यह बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि फसल चक्र किसे कहते हैं, तो परिभाषा जान ले उसकी कि किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। पर यह जो है फसल चक्र वह परिपक्वन काल के आधार पर फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए या नमी और सिंचाई की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो एक वर्ष में 2 या 3 फसलों से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। तो
यह जो विधि है अंतरा फसलीकरण की विधि कहलाती है। अब हम जो है तीसरा स्तर हमारा फसल उत्पाद प्रबंधन में, फसल के उत्पादन में कैसे उन्नति की जाती है, उस क्रम में तीसरा जो स्तर है फसल सुरक्षा प्रबंधन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो उत्पादित फसलें हैं, जो हमारा उत्पन्न किया हुआ फसल का धन है, उसको हम कैसे सुरक्षित रखें। तो खेतों में जो फसल होती है वह खरपतवार, कीट, कीटक, पीड़क और रोगों से प्रभावित होती रहती है। यदि समय रहते उन खरपतवार को या पीड़कों को नष्ट न किया जाए तो हमारी फसल को ही नष्ट कर देते हैं। खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक उगे हुए वह पौधे होते हैं, जैसे कि गोखरू या जैंथियम, गाजर घास, पार्थेनियम, मोथा, साइरिनस, रोटेंडस। ये ऐसे पौधे हैं जो कि अनावश्यक रूप से खेत में उगे रहते हैं और पोषक तत्वों को ग्रहण करते रहते हैं। खरपतवार भोजन, स्थान और प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। खरपतवार पोषक तत्व भी ले लेते हैं, जिससे कि फसलों की वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए अच्छी पैदावार के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही जो खरपतवार उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें खेतों से निकाल देना चाहिए। जो कीट और पीड़क होते हैं उनसे भी फसलों को नुकसान पहुंचता है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के पौधों पर कीट आक्रमण करते हैं। कीड़े मकोड़े 3 प्रकार के पौधों पर आक्रमण करते हैं। पहला वह होते हैं कि यह मूल, तने या पत्तियों को काटने वाले कीड़े होते हैं, एक तरीका है फसलों को नुकसान करने का कीड़ों द्वारा। दूसरा है ये पौधे के विभिन्न भागों से जो उनके भीतर का रस होता है, कोशिकीय रस, उसको चूस लेते हैं छेद बना करके। यह दूसरा तरीका होता है फसलों को नुकसान करने का कीड़ों का। तीसरा तरीका यह है कि यह तने और फलों में छेद कर देते हैं, इसलिए यह फसलें खराब हो जाती हैं और जो हमारा फसल उत्पादन है वह कम हो जाता है। पौधों में बैक्टीरिया, कवक, वायरस के द्वारा भी अनेक रोग फैलते हैं। यह रोग मिट्टी, पानी या हवा के द्वारा पौधों तक पहुंचते हैं और इन माध्यमों में ही पौधों में फैल जाते हैं। खरपतवार, कीट और रोगों पर नियंत्रण की अनेक विधियां प्रचलित हैं। इनमें से सर्वाधिक जो प्रचलित विधि है वह कीटकनाशी रसायनों का उपयोग करना है। हम लोग कीटनाशक रसायन का उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत शाकनाशी, कीटनाशी, कवकनाशी इत्यादि जो रासायनिक पदार्थ हैं उनका उपयोग करते हैं। इन रसायनों को फसल के पौधों पर छिड़क दिया जाता है या मिट्टी और बीज के उपचार के लिए इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन इनके अधिकाधिक उपयोग से बहुत समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि ये कई पौधों और जानवरों के लिए विषैले हो सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवारों को हटाना भी एक फसल सुरक्षा प्रबंधन की विधि है। निरोधक विधियां होती हैं, जैसे समय समय पर फसल लगाना, उचित क्यारियां तैयार करना, अंतरा फसलीकरण, फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायक होता है। पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिरोध क्षमता वाली किस्मों का उपयोग किया जा सकता है। ग्रीष्म काल में हल से जुताई कुछ निरोधक विधियां होती हैं, जिससे कुछ खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। इस विधि में खरपतवार और पीड़कों को नष्ट करने के लिए गर्मी के मौसम में काफ़ी गहराई तक खेत की जुताई कर दी जाती है, जिससे जो घास के बीज होते हैं वह धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब अनाज उत्पादन हो जाता है तो उस अनाज उत्पादन का भंडारण करना भी फसल सुरक्षा प्रबंधन का ही एक अंग होता है। इसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा कृषि उत्पाद होता है उसके भंडारण में बहुत हानि हो सकती है और इस हानि के लिए जैविक कीट, कृंतक, कवक, चिंचिड़ी, जीवाणु यह सब हानि करते हैं, जो कि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और हानि के कुछ अजैविक कारक भी होते हैं, जैसे भंडारण के स्थान उपयुक्त ना होना, नमी होना, वहाँ पे ताप होना अधिक, या सारे कारक फसल के उत्पाद की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं और अंकुरण करने की जो क्षमता होती है बीजों की उसको कम कर देते हैं या हमारे उत्पाद को बदरंग कर देते हैं। तो यह जो परिस्थितियां हैं वह हमारे फसल उत्पाद को नुकसान पहुंचाती हैं। यह सब लक्षण जो हमारा उत्पाद है उसकी कीमत घटा देते हैं, बाज़ार में कम कीमत में वह
बिकने लगता है, इसलिए इन पर नियंत्रण पाना बहुत ही आवश्यक है, या इनका उचित उपचार होना या भंडारण का प्रबंध होना भी आवश्यक है। निरोधक और नियंत्रण विधियों का उपयोग भंडारण करने से पहले किया जाता है। इन विधियों के भंडारण से पहले उत्पाद की नियंत्रित सफाई को अच्छी तरह सुखाना, पहले सूर्य के प्रकाश में और फिर छाया में, या धूमक का उपयोग करना जिससे कि पीड़क मर जाएं, यह सारी निरोधक और नियंत्रण विधियां शामिल हैं। तो इस तरह हम अपने जो उत्पादित अनाज है उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। यह हमारा फसल उत्पादन उन्नति का चरण था। अब हम दूसरा जो हमारा खाद्य संसाधन है पशुपालन, वह हम देखेंगे कि पशुपालन के अंतर्गत हम कैसे खाद्य संसाधनों में सुधार कर सकते हैं। तो पहले जान लीजिए पशुपालन क्या होता है। पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत से कार्य किए जाते हैं पशुपालन के अंतर्गत, जैसे पशुओं को भोजन देना, उनका प्रजनन करवाना, उनमें होने वाले रोगों पर नियंत्रण करना, जनसंख्या वृद्धि तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण अंडों, दूध और मांस की खपत भी लगातार बढ़ रही है। तो पशुधन के लिए भी हमें यह आवश्यक है कि जो आवश्यक पदार्थ है उनके लिए मानवीय व्यवहार के प्रति जागरूक होने के कारण पशुधन खेती में कुछ नई परेशानियां भी आ गई हैं। इसलिए पशुधन उत्पादन बढ़ाने और उसमें सुधार की बहुत ही हमें आवश्यकता महसूस होती है, जो कि हमारे लिए आवश्यक भी है। एक सारणी दी गई है आपकी किताब में। यह पशु उत्पादक पशुओं से प्राप्त अनेक उत्पाद हैं जिनसे जो पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं वह उनमें कौन से पोषक पदार्थ कितनी मात्रा में प्राप्त होते हैं इससे संबंधित है। जैसे दूध का गाय का दूध है, उसमें वसा 3% होती है, प्रोटीन 4% होती है, शक्कर जो है वह 4.5% होती है। अंडा है उसमें वसा 12%, मांस में 3.6%, मछली में 2.5%। खनिज पदार्थ उसी अनुपात में है। जल किसमें कितना होता है, विटामिन या कौन से पोषक पदार्थ किसमें होते हैं कितने, यह इस सारणी में बहुत अच्छे से दिया गया है। इस सारणी को आप का अध्ययन कर लेंगे तो यह काफ़ी आपके लिए जो है वह सहायक होगा। तो यह आज की क्लास में हमने देखा। पहली चीज़, फसल उत्पाद प्रबंधन में फसल पैटर्न किसे कहा जाता है, यह हमारा पहला टॉपिक था जिस पे हमने चर्चा की। दूसरा था अनाज का भंडारण, और तीसरा था हमने यह समझा कि पशुपालन किसे कहते हैं। पशुपालन की परिभाषा आपने जानी। पशुओं की देखरेख करना, भोजन देना, प्रजनन करवाना और उनको होने वाले रोगों पर नियंत्रण करना पशुपालन कहलाता है। तो यह अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे पशुपालन की अनेक विधियों द्वारा हम खाद्य संसाधनों में सुधार कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं। अगली क्लास में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक घर पे रहें, पढ़ते रहें, और जो कोई भी डाउट है अगर तो उसको ज़रूर फ़ोन करके कमेंट करके हमसे क्लियर कर लें। बाकी आपसे मिलेंगे हम अगले लेक्चर के साथ। तब तक घर पे रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ।